जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि साउथ चाइना सी के 90% हिस्से के ऊपर कब्जा करने के लिए चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड और मिलिट्री बेसेस का निर्माण किया गया है। चाइना का इस तरीके के आर्टिफिशियल आइलैंड और आइलैंडों को मिलिटराइज करने के पीछे असल मकसद जहाँ पे एक तरफ कब्जा है तो दूसरी तरफ अमेरिका को इस रीजन से बाहर रखना है। चाइना इनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को इंडो पैसिफिक में कमजोर करने का प्रयास कर रहा है और साथ में चाइना इस रीजन में अमेरिकी बेसेस को भी चैलेंज कर रहा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर जो आर्टिफिशियल आइलैंडों को क्रिएट किया गया है और उसे मिलिटराइज किया जा रहा है वो चाइना को किसी तरीके का कोई भी मदद देगा। साथ में ये भी जानेंगे कि इन आइलैंडों में चाइना द्वारा किस तरीके का हथियारों का तैनाती किया गया है और अमेरिका इसे तबाह करने के लिए किस तरीके का तैयारी कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कोस्ट लाइन से दूर में आइलैंड को बना के कभी भी कोई भी देश अपने सुरक्षा को पुख्ता नहीं कर सकता, क्योंकि ये सामूहिक रूप से मिसाइल्स और बॉम्ब से प्रोटेक्ट तो कर सकता है, लेकिन अगर चाइना और अमेरिका का भविष्य में कोई भी लड़ाई होता है तो अमेरिका द्वारा सबसे पहले चाइना के इन्हीं फोर्टिफिकेशंस को तबाह किया जाएगा। इवन अमेरिका के बड़े आकार के नेवी और ताकतवर एयरफोर्स के सबसे पहला टारगेट ये आर्टिफिशियल आइलैंड ही होंगे। एग्जाम्पल के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के समय को ही देख ले। लड़ाई के शुरुआती समय में जापान द्वारा पैसिफिक में कई सारे आइलैंडों के ऊपर अपना कब्जा करते हुए उसे मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया गया था, जो एक तरीके से जापान को स्ट्रेटेजिकली बढ़ोतरी तो दिया था, लेकिन समय बीतने के साथ ये जापान के लिए एसेट कम बल्कि लायबिलिटीज ज्यादा बन गया, क्योंकि एक के बाद एक आइलैंडों के ऊपर अमेरिका जिस तरीके से अपना झंडा लहराया और जिस तरीके से बाकी बचे आइलैंडों को अमेरिका मेनलैंड जापान से अलग करते हुए सप्लाई में मुश्किलें पैदा किया, उससे जापान के इन आइलैंडों के अंदर फंसे हुए सैनिक और इक्विपमेंट जापान के लिए बड़े लायबिलिटीज बने। पर अगर चाइना के साउथ चाइना सी के अंदर स्थित आइलैंडों को देखे तो आपको पता चलेगा कि ये जापान के तुलना में काफी ज्यादा बेहतरीन लोकेशन में है और चाइना के मेनलैंड से काफी नजदीक है। पर दोस्तों, ये बेनिफिट के अलावा चाइना के अंदर फिर भी इन आइलैंडों को लेके काफी ज्यादा डर है और इसी वजह से चाइना द्वारा इन आइलैंडों में काफी सारे इंस्टॉलेशन भी किया गया है और काफी भारी भरकम तैनाती भी किया गया है। चाइना की तरफ से बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर दो आइलैंडों के ग्रुप को मिलिटराइज किया गया है, जिनमें स्पार्टली और पैरासेल आइलैंड के ग्रुप प्रमुख है। स्पार्टली आइलैंड में चाइना की तरफ से सूबी, मिसचिफ और फेरी क्रॉस आइलैंड में एयरफील्ड, मिसाइल्स, रडार और हेलीकॉप्टरों का तैनाती किया गया है, जबकि पैरासेल आइलैंड में चाइना द्वारा खास करके उडी आइलैंड के श्रृंखला में रडार, हेलीकॉप्टर और मिसाइल के तैनाती के साथ साथ एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। दोस्तों, चाइना के ये सब आइलैंड में बने हुए एयर स्ट्रिप के द्वारा चाइना आसानी से अपने फाइटर, बॉम्बर और लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्टों को मिशन के लिए रवाना कर सकता है और साथ में साउथ चाइना सी के अंदर होने के वजह से चाइना का पहुंच ये पैसिफिक ओशन के कई हिस्से तक बढ़ा देता है। दोस्तों, चाइना के द्वारा इन आइलैंडों में ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल और HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल का तैनाती किया गया है। HQ-9 मिसाइल का रेंज जहाँ पे चाइना की तरफ से 200 से 300 किलोमीटर के दरमियान कहा जाता है, तो वहीं पे इन मिसाइलों के वजह से अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आइलैंडों से 200 से 300 किलोमीटर दूर रहेगा। पर दोस्तों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मामले में ये अभी से कहना गलत होगा कि कितना हद तक HQ-9 स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ चाइना के ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल एक तरीके से अमेरिकी नेवी के जहाजों को थोड़ा हद तक इस एरिया से बाहर रखने में भी सफल तो हो सकता है, लेकिन सबमरीन जैसे हथियारों को किस तरीके से इस एरिया से बाहर रखेगा उसके ऊपर अभी भी सवाल है। पर दोस्तों, रियल लड़ाई के समय में किस तरीके से चाइना का ये मिसाइल एक एसेट के जगह में लायबिलिटी बन सकता है। दोस्तों, ग्राउंड में जो मिसाइल तैनात किया जाता है वो बेसिकली अंडरग्राउंड या फिर हिल के कवर में रहता है, जबकि लार्ज एरिया में इन मिसाइलों को सेपरेटली डिप्लॉय किया जाता है बोल के किसी भी एक एनिमी एयरक्राफ्टों के द्वारा या एक मिसाइल के द्वारा टोटल मिसाइल इंस्टॉलेशन को तबाह नहीं किया जा सकता। पर अगर इन आइलैंडों के आकार को देखें तो आपको पता चलेगा कि आकार में इतना छोटा होने की वजह से सारे के सारे मिसाइल, फ्यूल स्टोरेज, एमुनेशन डंप एक ही एरिया में केंद्रित है और यहाँ पे कोई नेचुरल कवर भी नहीं है जहाँ पे इन मिसाइलों को छुपा के रखा जा सके। इवन अगर देखे तो अमेरिका के एक क्रूज मिसाइल ही ऐसे आइलैंडों के ऊपर तबाही फेर सकता है। दूसरी तरफ इन आइलैंडों में बने हुए एयरफील्ड भी एक तरीके से सामूहिक रूप में चाइना को बढ़ोतरी तो दे सकता है, लेकिन इस बढ़ोतरी को परमानेंट कहना अभी से गलत होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो एयरफील्डों का निर्माण चाइना की तरफ से किया गया, वहाँ पे फाइटर, बॉम्बर और रिकॉनेशन और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्टों को चाइना की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकॉनेशन और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट एक तरफ जहाँ पे चाइना को लड़ाई से पहले के सिचुएशन में सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा मदद करेगा, तो वहीं पे फाइटर और बॉम्बर एयरक्राफ्टों के साथ क्रूज मिसाइलों के कॉम्बिनेशन अमेरिकी नेवी को इन एरिया से दूर रखने में थोड़ा बहुत मदद करेगा। पर दोस्तों, सवाल वही है कि इन एयरफील्डों को लड़ाई के सिचुएशन में चाइना कितने लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है, खास करके एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन के दरमियान और दुश्मन के हमले के दरमियान किस तरीके से चाइना जल्द से जल्द एयरफील्ड को रिपेयर करेगा और किस तरीके से इसी एयरफील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने फाइटर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के सप्लाई को बरकरार रखेगा। इवन दोस्तों सवाल यहाँ पे यही है कि कंजेस्टेड होने के वजह से यहाँ पे एयरक्राफ्टों को भी काफी क्लोज रखा जाता है, जो दुश्मन के एक ही मिसाइल के वार से पूरा का पूरा तबाह भी हो सकता है। पर दोस्तों इन हथियारों से भी ज्यादा मददगार चाइना के लिए इन आइलैंडों में इंस्टॉल किया गया रडार्स है। ये रडार्स चाइना के कोस्टल कवरेज को काफी गुना बढ़ा देता है और चाइना के रडार के पहुंच कई किलोमीटर आगे तक कर देता है, जो एक तरीके से देखे तो चाइना के मेन लैंड के ऊपर होने वाले किसी भी हमले को कई 100 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर पाएगा। इवन किसी भी बड़े आकार के जहाज के बेड़े को भी चाइना के कोस्ट लाइन से कई दूर पहले ही ये रडार डिटेक्ट कर सकता है। पर दोस्तों अमेरिका की तरफ से इसे भी काउंटर करने के लिए अपना तैयारी कर लिया गया है, जिसे आजकल अमेरिका की तरफ से साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नाम दिया गया है। अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुनिया में सबसे आगे है और अमेरिका के द्वारा ऐसे कई सारे हथियारों का डेवलपमेंट किया जा चुका है जो दुनिया के किसी भी देश के आधुनिक से आधुनिकतम रडार्स और सेंसर्स को जैम कर सकता है। इवन साइबर वॉरफेयर के मामले में भी अमेरिका बीते दशक में काफी उन्नति कर चुका है। और दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ कोरिया के मिसाइल के परीक्षण को ही डिस्टर्ब कर दिया गया था। और ऐसे ही साइबर इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंटों के इस्तेमाल करके अगर अमेरिका कुछ समय के लिए भी चाइना के इस तरीके के रडार्स को जैम कर पाता है तो ये चाइना के लिए काफी ज्यादा घातक साबित होगा, क्योंकि चाइना इन रडारों के भरोसे ही अपने कोस्टल डिफेंस के ऊपर फिलहाल डिपेंड कर रहा है। पर चाइना के लिए अभी भी सबसे बड़ा चिंता यह है कि कैसे लड़ाई के समय में चाइना इन आइलैंडों के लॉजिस्टिक सपोर्ट को बरकरार रखेगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि साउथ चाइना सी के नजदीक जापान से शुरू करके सिंगापुर और थाईलैंड तक अमेरिका के नेवल बेसेस है और अमेरिका के एयरक्राफ्ट से शुरू करके नेवी के जहाज 365 दिन इस एरिया में तैनात रहता है। ऐसे समय में अमेरिका कभी भी डायरेक्टली आइलैंड के नजदीक ना जाते हुए भी इन आइलैंडों के सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर सकता है, जो आने वाले समय में जो लड़ाई जैसे सिचुएशन में इन आइलैंडों को एक तरीके से नाकाम बनाने का सबसे बड़ा जरिया होगा। दोस्तों इवन इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अमेरिका बिना कोई नुकसान के ही या बिना लड़ाई लड़े ही चाइना के ये बड़े प्लान को तबाह करने का क्षमता रखता है। पर फिर भी अगर चाइना के द्वारा किसी भी तरीके से अमेरिका के इन सब तैयारी से अपने आप को बचाना संभव भी होता है तो आमने सामने के लड़ाई में चाइना के ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर आर्टिफिशियल आइलैंड किसी भी तरीके से चाइना को इतना ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना के पास फिलहाल ऐसे 4 ही एयर स्ट्रिप है और अगर एक तरीके से हम ये भी मान ले कि आने वाले समय में चाइना इस तरीके के और कुछ आइलैंडों का भी निर्माण कर लेगा, तब भी दोस्तों ये एक तरीके से फिक्स्ड पोजीशन होता है और आकार में काफी छोटा और बिना कोई नेचुरल कवर के होता है। इवन इसके आसपास में भी ऐसा कोई एयर डिफेंस जोन तैयार करना चाइना के लिए पॉसिबल नहीं है जो इसे एक से अधिक लेयर का हवाई सुरक्षा दे पाए। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखे तो अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े हैं। अमेरिका कई सारे सुपर कैरियर को इस्तेमाल करके चाइना के इन सब आइलैंडों को चारों तरफ से घेर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर का खासियत ये होता है कि ये कहाँ पे है इसे पता लगाने के लिए बड़े रडार्स का मदद लेना पड़ता है और एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करके अमेरिका किसी भी दिशा से चाइना के इन आइलैंडों के ऊपर हावी हो सकता है, जो संभावित लड़ाई के एंड मौके तक भी चाइना को पता न चले। पर दूसरी तरफ आइलैंड के मामले में मुश्किलें ये है कि दुश्मन को पता है कि किस तरफ आइलैंड है और किस तरफ से उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो दुश्मन अपने एयर डिफेंस रडार और सर्वेलेंस इक्विपमेंटों को उस दिशा में तैनात कर सकता है, जो एक तरीके से देखे तो कम क्षमता में भी भारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।